प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में हमारा टॉपिक चल रहा था जीवाणु जनन। जीवाणु के बारे में हम पिछले वीडियो में उसके सामान्य लक्षण, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जीवाणु में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बैक्टीरिया ये जीवाणु जो हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी इनमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। मुख्य रूप से इनमें कायिक जनन और अलैंगिक जनन पाया जाता है। इस वीडियो में हम जीवाणु में पाए जाने वाले कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में ही अध्ययन करेंगे, लेकिन वर्तमान में इनमें प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि लैंगिक पुनर्योजन भी पाया जाता है। वास्तविक रूप का लैंगिक जनन तो नहीं पाया जाता, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज हम जीवाणु के कायिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए जानें जीवाणु में जनन। जीवाणु में जनन मुख्यतया कायिक या अलैंगिक विधि द्वारा होता है। पहले जीवाणु विज्ञ मानते थे कि इनमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऐसा देखा गया कि जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ये हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगले वीडियोज़ में जानेंगे। जीवाणु में जो जनन है वो कायिक और अलैंगिक होते हैं मुख्य रूप से। तो कायिक जनन 4 प्रकार का हो सकता है: द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन, मुकुलन, बडिंग, पुट्टी यानी सिस्ट और खंडीभवन। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन के बारे में। विद्यार्थियों, वातावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान, भोजन की उपलब्धता, जल इत्यादि के अनुकूल होने पर इस विधि द्वारा प्रजनन होता है। जीवाणु की एकमात्र कोशिका विभक्त होकर 2 समान आकार की पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती हैं। दंडाणु यानी बेसिलाई कुंडलित जीवाणु कोशिकाओं की लंबवत अक्ष के समकोण बनाते हुए विभक्त होते हैं, जबकि गोलाणु या कॉकस जीवाणु किसी भी अक्ष पर विभाजित हो सकते हैं। द्विखंडन के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में मध्यकाय मीजोसोम कार्य करते हैं। आप देख पा रहे हो, द्विविखंडन या द्विखंडन बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, जिसमें एक हल्की सी खांच उत्पन्न होती है और अंत में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण उसमें हो जाता है। ये पुत्री कोशिकाएं हैं। सबसे पहला होता है आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन, यानी द्विखंडन में या बाइनरी फिजन में सबसे पहले क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ विभाजित होगा। जब जीवाणु कोशिका अपना अधिकतम आकार प्राप्त कर लेती है, तब विभाजन के लिए कोशिका लंबाई में बढ़ने लगती है। इसके साथ आनुवांशिक पदार्थ वृत्ताकार डीएनए पुनरावृत्ति द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। डीएनए पुनरावृत्ति की क्रिया अर्धसंरक्षित प्रकार की होती है। यह मत कैर्न ने दिया था, अतः इसे कैन का प्रारूप भी, कैन्स मॉडल भी कहते हैं। यानी सबसे पहले जो आनुवांशिक पदार्थ होगा जीवाणु का, वह 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसको कैन का मॉडल, कैन्स मॉडल भी कहते हैं। फिर है विभाजिका का बनना। जीवाणु कोशिका के मध्य स्थान पर कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होना प्रारंभ होती है और प्रारंभिक पट बनाती है। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपस में मिल जाते हैं और कोशिका द्रव को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। ये अंतर्वलन जो अंदर की तरफ तीसरे नंबर के जो चित्र में अंतर्वलन थोड़े अंदर दिखाई दे रहे हैं, और अंत में ये बिल्कुल अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। पुत्री कोशिकाओं का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स। कोशिका सतह द्वारा बना संकीर्णन, कंस्ट्रिक्शन गहरा होता जाता है और अब कोशिका पूरी तरह से बाहरी सतह से विभक्त हो जाती है। साथ ही पुत्री कोशिकाओं का आकार भी बढ़ने लगता है और दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। ये दोनों कोशिका भित्ति की बाहरी 2 परतों का निर्माण स्वयं डिनोवो करती हैं। यानी कोशिका भित्ति का निर्माण डिनोवो, स्वतः। डिनोवो का मतलब यहाँ पर स्वतः, अपने आप। अनुकूल वातावरण में विखंडन की प्रक्रिया में 15-20 मिनट लगते हैं। शुरू में विभाजन की गति
कम होती है, फिर एकदम से बहुत अधिक हो जाती है, इसके बाद भोजन इत्यादि की कमी के कारण फिर से मंद हो जाती है। तो ये तो था द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब है जीवाणु कोशिका दो भागों में टूट जाती है। मुकुलन या बडिंग का मतलब होता है कि जीवाणु कोशिका के ऊपर एक अतिवृद्धि निकलती है, जिसको मुकुल कहते हैं, और फिर वो अतिवृद्धि धीरे धीरे बढ़ जाती है, और वह अतिवृद्धि अलग होके, वह जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है वो अलग होकर नए जीवाणु का निर्माण करता है। जीवाणु कोशिका के एक ध्रुव पर या उसके करीब ही कोशिका भित्ति की मोटाई कम हो जाती है। यहाँ से पतली भित्ति कोशिका कला से ढका कोशिका द्रव का प्रवर्ध उभार निकल आता है, जो आकार में बढ़ता जाता है, इसे मुकुल कहते हैं। इसी दौरान मातृ कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन होता है और संकीर्णन के द्वारा मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। पुत्री कोशिका या मुकुल मातृ कोशिका के बराबर आकार प्राप्त कर स्वयं मुकुलन के द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तीसरा है पुटी। कुछ जीवाणुओं में कोशिका का संपूर्ण जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अंदर की ओर इकट्ठा हो जाता है, फिर इसके सभी ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। यह रचना अंतःबीजाणु जैसे प्रतिरोधी होती है। ये एजोबैक्टर की कुछ जातियों में पाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुटी अंकुरित होकर नए जीवाणु का निर्माण करती हैं। तो पुटी या सिस्ट एक कठोर संरचना होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति अंदर की तरफ एक संरचना का प्रतिरोधी संरचना का निर्माण करती है। यानी पुटी का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तब होता है, और परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो पुटी अंकुरित होकर नए जीवाणु का निर्माण करती है। खंडीभवन सेगमेंटेशन। कुछ जीवाणु कायिक जनन खंडीभवन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। इनमें जीवाणु कोशिका का जीव द्रव किसी अवस्था में विभाजित होकर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं बनाता है, जिसे गोनीडिया कहते हैं। कोशिका भित्ति के फटने से ये सूक्ष्म गोनीडिया बाहर आ जाते हैं, जो कि उपयुक्त वातावरण में जीवाणु की नई कोशिकाओं के रूप में वृद्धि करते हैं। तो ये तो था कायिक विभाजन। विद्यार्थियों, कायिक जनन जो होता है ये इन विधियों के द्वारा होता है जीवाणु में। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें सबसे पहला है कोनिडिया द्वारा। एक्टिनोमाइसीट्स प्रकार के स्ट्रेप्टोमाइसीट जीवाणुओं में गोल या छड़ के आकार की कोनिडिया शाखाओं के सिरों पर निर्मित होते हैं। सामान्य जीवद्रव एवं कुछ केंद्रीय प्रकार पदार्थ एक संकीर्णन द्वारा मुख्य शाखा से अलग हो जाता है। इस प्रकार ये तलाभिसारी क्रम में होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर प्रत्येक कोनिडियम अंकुरित होकर नए जीवाणु सूत्र को जन्म देता है। तो कोनिडिया जो होते हैं विद्यार्थियों, वो जीवाणु में किस प्रकार से निर्मित होते हैं। जैसे जीवाणु है उसके बिल्कुल आगे वाले सिरे पर कुछ कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव इकट्ठा होकर एक गोलाकार संरचना बना लेता है, और फिर जो बाकी संरचनाएं हैं उसके नीचे की तरफ निर्मित होती रहती हैं और एक मालाकार संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे माला में बहुत सारे मणिये जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से ये जुड़े रहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर जैसे एक एक मन का अलग हो जाता है, वैसे ही ये मन के रूपी कोनिडिया अलग हो जाते हैं और नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण दो तरीके से हो सकता है, तलाभिसारी बेसिपिटल और अग्राभिसारी एक्रोपिटल। तलाभिसारी क्रम में नया जो होगा वो बिल्कुल टॉप पे बनेगा, और जो पुराना होगा वो बिल्कुल टॉप पे बनेगा, और बाद में उसके नीचे की तरफ तल की तरफ अभिसार करते हुए, तल की तरफ बढ़ते हुए क्रम में तलाभिसारी क्रम में होते हैं। और सबसे पहले तल में बने और फिर आगे की तरफ बढ़ते जाएं, उसको अग्राभिसारी क्रम में बोलते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद आता है ऑइडियो बीजाणु। एक्टिनोमाइसीट्स के तंतुओं के खुले सिरों पर कोनिडिया बनने के बजाय इनमें पूरे तंतुओं में पट्ट बन जाते हैं। इस प्रकार इनमें असंख्य छोटी छोटी जनन इकाइयाँ बन जाती हैं, जिन्हें ऑइडियो बीजाणु कहते हैं। प्रत्येक ऑइडियम अंकुरित होकर एक तंतुनुमा जीवाणु बनाता है। कोनिडिया में तो पट नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ जब पट बन जाएं तो उनको ऑइडियो बीजाणु कहते हैं। स्पोरेंजियो बीजाणु। कुछ शाखित जीवाणुओं में तंतुओं के सिरों पर स्पोरेंजिया सदृश संरचनाएं बन जाती हैं, जो बाद में मातृ तंतु से अलग हो जाती हैं।
स्पोरेंजियम का जीवद्रव विभक्त होकर स्पोरेंजियम जीवाणु बनाता है। स्पोरेंजियो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर तंतुनुमा शाखित जीवाणु बनाते हैं। और अंतिम है विद्यार्थियों अंतःबीजाणु एंडोस्पोर्स। अंतःबीजाणु बहुत ही प्रतिरोधी हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में होता क्या है कि एक बैक्टीरिया अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति के बाहर भी अन्य संरचनाओं का निर्माण कर लेता है और ये निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां खत्म हो जाती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये अंतःबीजाणु अंकुरित हो जाता है। कुछ जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं जिसे अंतःबीजाणु कहते हैं। ये मातृकोश जीवाणु कोशिका में बनने वाली अति प्रतिरोधी उपापचयी क्रिया रूप से सुषुप्त एक कोशिकीय संरचना है। आमतौर पर बड़े आकार के दंडाणु जैसे बैसिलस तथा क्लोस्ट्रीडियम में अंतःबीजाणु पाए जाते हैं। अधिकतर ग्राम पॉजिटिव प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियोज़ में हम इसमें पाए जाने वाले लैंगिक पुनर्योजन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब